तो छात्रों, आज की हमारी इस क्लास में आप सबका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो इतिहास का कोई आम पन्ना नहीं है। हम एक ऐसे 200 साल लंबे संघर्ष का विश्लेषण करेंगे जिसने मध्यकालीन दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं क्रूसेड्स की, जिन्हें सलीबी जंग भी कहा जाता है। एक प्रोफेसर के तौर पर मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको तारीखें रटाना नहीं है, बल्कि इस विशाल घटना के पीछे की असली कहानी को समझाना है। स्क्रीन पर दिख रहा ये सिलेबस आज के हमारे इस लेक्चर का रोड मैप है। हम धर्मयुद्ध के बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, पहली और दूसरी जंग को समझेंगे, फिर तीसरी और चौथी जंग के नाटकीय मोड़ों को देखेंगे। इसके बाद हम बाद के अभियानों, हार के कारणों और अंत में उस विरासत पर चर्चा करेंगे जिसका असर आज भी दुनिया में देखा जा सकता है। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। धर्मयुद्ध की पृष्ठभूमि, आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? देखिए, इस इतने बड़े सैन्य अभियान को समझने के लिए हमें उस समय के भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल हालात समझने होंगे। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ और ये तेजी से फिलिस्तीन, सीरिया और मिस्र के इलाकों में फैल गया। अब यरूशलेम ईसाइयों के लिए भी बेहद पवित्र था, क्योंकि वहां ईसा मसीह की कब्र थी और हजारों तीर्थयात्री वहां जाते थे। लेकिन हुआ यूं कि 11वीं सदी तक आते आते सिल्जुक तुर्कों ने ईसाई बाइजेंटाइन साम्राज्य पर हमले शुरू कर दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस ने घबराकर सीधा पोप से मदद मांग ली। तो अब देख रहे हैं, पवित्र शहर यरूशलेम के प्रति गहरी आस्था और बाइजेंटाइन साम्राज्य की खतरे में पड़ी सीमाएं, इन दोनों ने मिलकर युद्ध के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। अब इस पॉइंट पर जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने क्लेरमोंट में एक भाषण दिया। उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि पवित्र भूमि को आज़ाद कराओ और जो भी इस युद्ध में जाएगा उसके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे और उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। सोचिए, उस दौर में इस वादे का लोगों की धार्मिक भावनाओं पर क्या असर हुआ होगा। लेकिन ठहरिए, क्या यह सब सिर्फ धर्म के लिए था? बिल्कुल नहीं। आस्था एक बहुत बड़ा कारण था, यह सच है। लोगों को स्वर्ग चाहिए था, लेकिन इसके पीछे की जो असली मशीनरी थी वो राजनीति और अर्थशास्त्र चला रहे थे। यूरोप के बेरोजगार और आक्रामक नाइट्स की ऊर्जा को कहीं तो लगाना था ना। और सबसे बड़ी बात, नए व्यापारिक मार्गों और नई जमीनों पर कब्जा करना भी एक बहुत बड़ा लालच था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, पहली और दूसरी सलीबी जंग। देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्रूसेडर्स ने अपना पैर कैसे जमाया। आप लोग इस टाइमलाइन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। 196 से 1291 तक के इन 200 सालों के प्रमुख पड़ावों को हम इसी क्रम में समझने वाले हैं। इसे अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क की तरह सेट कर लीजिए। तो पहली सलीबी जंग 1096 में शुरू हुई। इसके 2 हिस्से थे। पहला था पीपल्स क्रूसेड, जिसमें बस गरीब और आम किसान निकल पड़े। जाहिर है बिना ट्रेनिंग के ये पूरी तरह फेल रहे और तुर्कों द्वारा मारे गए। फिर आई एक प्रोफेशनल आर्मी, जिसे गॉडफ्रे ऑफ बुलोइन जैसे रईस लीड कर रहे थे। ये लोग 1099 में यरूशलेम पर कब्जा करने में कामयाब रहे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। हजारों मुसलमानों और यहूदियों का बेरहमी से कत्लेआम हुआ। ये हमें उस दौर के युद्धों की भयानक सच्चाई से रूबरू कराता है। अब आपको एक टर्म याद रखनी है, आउटरेमर। इसका मतलब होता है समुद्र पार के इलाके। पहली जंग जीतने के बाद क्रूसेडर्स ने यहाँ 4 राज्य स्थापित किए। ये उनका एक स्थायी लेकिन भौगोलिक रूप से बहुत ही नाजुक बेस था जो उन्होंने इस क्षेत्र में बना लिया था। लेकिन ये शांति ज्यादा टिकने वाली नहीं थी। 1144 में मुस्लिम नेता जंगी ने एडेसा पर वापस कब्जा कर लिया। इसके जवाब में फ्रांस और जर्मनी के सम्राटों ने दूसरी सलीबी जंग छेड़ी, लेकिन वो बुरी तरह हार गए। दो यूरोपीय सम्राटों की ये करारी हार इस बात का साफ संकेत थी कि अब मुस्लिम ताकतों का प्रतिरोध बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। अब हम भाग 3 पर आते हैं, तीसरी और चौथी जंग। यहां से इतिहास सच में एक बहुत ही नाटकीय और विवादास्पद मोड़ लेता है। तीसरी क्रूसेड को किंग्स क्रूसेड भी कहा जाता है। 1187 में महान मुस्लिम नेता सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हट्टिन की लड़ाई जीती और यरूशलेम वापस ले लिया। इसके जवाब में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट मैदान में उतरे। इन दोनों के बीच का जो डायनेमिक था वो इतिहास में अद्भुत माना जाता है। रिचर्ड यरूशलेम तो नहीं जीत पाए, लेकिन उनके और सलाहुद्दीन के बीच एक संधि हुई जिससे ईसाइयों को तीर्थयात्रा की इजाजत मिल गई। इन दोनों की गहरी दुश्मनी के साथ साथ एक दूसरे के प्रति जो सम्मान और बहादुरी थी, उसने इस पूरे युग को परिभाषित किया। और फिर आती है चौथी क्रूसेड। ये यकीनन इतिहास के सबसे चौंकाने वाले मोड़ों में से एक है। क्रूसेडर्स निकले तो यरूशलेम के लिए थे, लेकिन वेनिस के व्यापारियों ने उन्हें भटका दिया। और पता उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपनी ही साथी ईसाई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को बुरी तरह लूट लिया। जी हां, ईसाइयों ने ईसाइयों पर ही हमला कर दिया। इस भयानक हिंसा ने बाइजेंटाइन साम्राज्य को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। चलिए भाग 4 पर चलते हैं, बात की जंगें और इस पूरे संघर्ष का अंत। 5वीं से लेकर 9वीं जंग तक आते आते पूरे यूरोप का वो शुरुआती जोश बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। 5वीं जंग में मिस्र पर हमला हुआ, जो बस आंशिक रूप से सफल रहा। 6ठी जंग में तो कोई बड़ी लड़ाई ही नहीं हुई। सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने कूटनीति से यरूशलेम के कुछ हिस्से अस्थायी तौर पर हासिल कर लिए। और 7वीं जंग तो पूरी तरह फेल रही। मतलब अब जो भी हमले हो रहे थे वो बिखरे हुए थे और कोई दीर्घकालिक जीत हासिल करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे थे। और फिर आता है ये साल 1291। इसी साल ममलूकों ने एक्रे शहर पर कब्जा कर लिया। ये एक निर्णायक पल था, क्योंकि इसी के साथ मध्य पूर्व की मुख्य भूमि पर क्रूसेडर्स की सैन्य मौजूदगी का पूरी तरह से अंत हो गया। भाग 5, हार के कारण। घटनाओं के कालानुक्रम को तो हमने समझ लिया, अब जरा एक विश्लेषक की नजर से देखते हैं। सवाल ये उठता है कि क्रूसेडर्स आखिर हार क्यों गए? ऐसा क्या हुआ कि 200 साल तक चला इतना बड़ा अभियान अंततः विफल हो गया? वो रणनीतिक और प्रणालीगत कमियां क्या थीं? आइए इनका विश्लेषण करते हैं। देखिए, हार की कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले तो मुस्लिम पक्ष में ज़ेंगी, नूरुद्दीन, सलाहुद्दीन और बाद में ममलूकों जैसे बेहद मजबूत और एकजुट करने वाले नेता सामने आए। दूसरी तरफ ईसाई ताकतों के बीच आंतरिक एकता की भारी कमी थी, वो आपस में ही उलझे रहते थे। फिर यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक की अत्यधिक भौगोलिक दूरी ने सप्लाई चेन की ऐसी समस्याएं पैदा कर दी जिन्हें दूर करना लगभग असंभव था। और एक बहुत बड़ा कारण यह था कि क्रूसेडर्स कभी वहां के स्थानीय लोगों से घुल-मिल नहीं पाए। वो एकदम अलग-थलग रहे, जिससे उनके राज्य समय के साथ बेहद असुरक्षित हो गए। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 6, क्रूसेड्स की विरासत। चलिए इस क्लास को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इस संघर्ष ने वैश्विक इतिहास पर क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि तीर्थयात्रियों की रक्षा करने की जरूरत ने नाइट्स टेम्पलर और हॉस्पिटलर्स जैसे सैन्य संगठनों को जन्म दिया। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि अनजाने में इन्होंने ही यूरोप के शुरुआती और परिष्कृत बैंकिंग सिस्टम की नींव भी रख दी थी। अगर हम इसके दूरगामी प्रभावों की बात करें तो यूरोप का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। वहां नए मसाले, कपड़े और ज्ञान पहुंचा। लेकिन इसके कुछ भयानक परिणाम भी हुए। चौथी क्रूसेड के कारण बाइजेंटियन साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि अंततः 1453 में ऑटोमन्स ने उस पर आसानी से कब्जा कर लिया। और सबसे दुखद बात, इन युद्धों ने ईसाई और मुस्लिम दुनिया के बीच जो गहरे तनाव और ऐतिहासिक कड़वाहट पैदा की, उसने अंतर्धार्मिक संबंधों को सदियों तक नुकसान पहुंचाया। तो छात्रों, जैसे ही हम आज की अपनी एक क्लास खत्म करते हैं, मैं आपको इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, आज भी जब हम किसी वैचारिक या धार्मिक लड़ाई का वर्णन करने के लिए क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम जाने अनजाने में इस 200 साल पुराने संघर्ष की छाया को अपने साथ नहीं ढो रहे होते हैं? इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में।